लास्ट क्लास तक हुआ था, फैराडे सेकेंड लॉ तक ना। यस सर। तो ये ऑलमोस्ट ये चैप्टर लास्ट हो गया था, फैराडे सेकेंड लॉ वही लास्ट पेज था। अब इसमें हम लोग को एडिशनली कुछ बातें सीखना है। तो एडिशनली जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सर एक चीज पूछना था। बोलिए। सर वो जो सेकंड लॉ में से जो कांस्टेंट था उसका कोई वैल्यू दूंगा? सेकेंड लॉ में कांस्टेंट के जो था, यस सर। नहीं उसका पहली बात तो जरूरत ही नहीं है, ये सीधे कहा कि जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, मतलब डिपॉजिटेड मास और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा सबका, मतलब जितना भी है सबका क्या होगा, इक्वल होगा चला जाएगा। ओके सर। तो अगला जो इसमें अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पे पहुंच गए हैं, मतलब आज क्लास चैप्टर लास्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सॉलिड एसिड शुरू करेंगे और फिर सॉलिड एसिड के बाद केमिकल काइनेटिक, उसके बाद पहले सॉलिड एसिड फिर केमिकल काइनेटिक। तो आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। अब थोड़ा सा एक दो क्लास बीच में जो भी न्यूमेरिकल वगैरह है एक एक करके उससे चले जाइएगा। हम ये अभी किताब अगले क्लास में, जैसे आज तो सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर देते हैं, अगले किताब क्लास में हम किताब भी एनसीईआरटी का रखेंगे यहाँ पे, और साथ में आपको जो सवाल हम भेजे हैं वो भी हम रखेंगे। दोनों में से जितना भी आपका डॉट रहेगा जो अगले एक दो क्लास में उससे चले जाइएगा। तो आज जो है चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखें, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है वैसे डिफरेंट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कैथोड एंड एनोड पोल पे। जैसे कैथोड पोल पे और एनोड पोल पे जो डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसी को प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग इस तरह से कहेंगे, द डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस at cathode and anode pole due to electric current is called product of electrolysis. The different product produced at cathode and anode pole due to electric current is called product of electrolysis. जो different product produce होते हैं कैथोड और एनोड पोल पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोग जानते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं, कैटायन मूव टुवर्ड कैथोड पोल एंड रिड्यूस, और रिड्यूस होगा, रिडक्शन में जाएगा, while anion move toward anode pole and oxidize, और ऑक्सीडेशन में जाएगा। कैटायन कैथोड पोल की तरफ, एनायन एनोड पोल की तरफ। कैटायन कैथोड पोल की तरफ ऑक्सीडेशन में, ये एनायन जैसे NaCl Na+Cl माइनस, कैथोड पोल पे जैसा कि पहले भी ये बता चुके हैं, Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में बदलेगा, और एनोड पे Cl- इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस में बदलेगा। ये हो गया। तो यही जो बना इसी को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम है जब एक से ज्यादा कंपाउंड, मतलब जब दो कंपाउंड हो, तीन कंपाउंड हो, तब क्या होगा। जैसे एक कंपाउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं,
एक कंपाउंड है तो कैटायन कैथोड पोल की तरफ मूव करेगा और एनायन एनोड पोल की तरफ। तो प्रॉब्लम यहां नहीं है, मतलब एक कैटायन और एक एनायन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कब होगा जब दो कैटायन हो, दो एनायन हो, तीन कैटायन हो, तीन एनायन हो, वहां कौन डिपॉजिट होगा ये डिसाइड होगा ई नॉट के वैल्यू से। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप बात कर सकते। सर एक बार फिर से बता दीजिए। यदि कंपाउंड में एक कैटायन और एक एनायन हो तो कैटायन जाएगा कैथोड पोल पे रिडक्शन करेगा, एनायन जाएगा एनोड पोल पे ऑक्सीडेशन करेगा। कैटायन कैथोड पोल पे आपको मूव करेगा और क्या करेगा रिडक्शन, एनायन एनोड पोल पे जाएगा और ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो बता रहे हैं वो समझिए। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए यदि if more than one compound participate in electrolysis, then it has more than one cation and anion, but only one cation and one anion deposited at cathode pole. This is decided by value of E नॉट, जो डिसाइड होगा E नॉट के वैल्यू से। यदि एक से ज्यादा कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करें तो एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन होगा, लेकिन एक ही कैटायन डिपॉजिट होगा कैथोड पोल पे और एक ही एनायन डिपॉजिट होगा एनोड पोल पे। बात समझे? यस सर। यहाँ पे एंड एनायन, one cation and one anion deposited at cathode pole and anode pole respectively. This is decided by value of E नॉट। अब गौर कीजिए कैथोड पोल पे रिडक्शन होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के स्ट्रेंथ और ई नॉट में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली का कि इनवर्सली का? क्या पूछे? स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ई नॉट में क्या रिलेशन है? सर डायरेक्टली का। बिल्कुल, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। इसका मतलब कैथोड पोल पे देखो, पहली बात तो ये समझो कि जब रेस में एक से ज्यादा हो तो रेस कौन जीतता है? जो ज्यादा मजबूत होगा, जो स्ट्रॉन्गर होगा वही ना रेस जीतेगा। तो अब कैथोड पोल पे घटना क्या हो रहा है? रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ई नॉट में डायरेक्टली का रिलेशन है। मतलब वैसे कैटायन जिसका ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा
वो स्ट्रॉन्गर होगा और वही रेस जीतेगा, मतलब वही डिपॉजिट होगा। आई बात समझ में? निखिल, यस सर। आदर्श, ये समझे क्या बोले? यस सर। कैथोड पोल पे क्या होता है? रिडक्शन। देखिए दोबारा समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 केटायन है, चाहे 3 केटायन है, चाहे 4 केटायन है, तो सवाल उठता है कि रेस में कौन जीतेगा? जो स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रॉन्गर कौन होगा? जिसका ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई नॉट के। मतलब यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे the cation with higher E naught is stronger oxidizing agent and it is preferred so deposited। मतलब कैथोड पोल पे हायर ई नॉट प्रीफर्ड होगा और डिपॉजिटेड होगा। इसमें यदि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन है तो बात कर सकते हैं। अंकिता, समझ में आया? हाँ सर। कंफ्यूजन है तो बात कर सकते हैं। वैसे अगेन हम रिपीट कर दे रहे हैं फिर से, कैथोड पोल पे रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Strength of oxidizing agent directly proportional to E naught. The cation with higher E naught is a stronger oxidizing agent and it is preferred so deposited। मतलब यदि सपोज करो कि 2 एग्जांपल है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में बदल रहा है और H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में बदल रहा है। इसका E नॉट का वैल्यू Na का कितना होता है? टेबल देख करके बताओ तो अंकिता, Na प्लस का वैल्यू बताओ। -2 पॉइंट कितना होता है? -2.76। देखो तो -2.71 71 वोल्ट और इसका E नॉट 0 वोल्ट। तो बताओ आदर्श कौन डिपॉजिट होगा, पहला या दूसरा? सोडियम डिपॉजिट होगा या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन का ज्यादा वैल्यू है। आया समझ में ये टॉपिक? यस। तो इसीलिए हम लोग यहां कहेंगे इक्वेशन 2 हैज हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट सो प्रीफर्ड एंड डिपॉजिटेड। इसीलिए प्रीफर्ड होगा और क्या होगा? डिपॉजिटेड होगा। तो ये समझ गए, तो ये हो गया। अब जो है इसमें चलते हैं एनोड पोल पे। तो बताओ निखिल, एनोड पोल पे क्या होगा? सर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन जब होगा तो एजेंट क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट और ई नॉट में क्या रिलेशन है? इनवर्सली का। इनवर्सली का। तो कौन डिपॉजिट होगा, हायर ई नॉट की लोअर ई नॉट? सर लोअर ई नॉट वाला। बिल्कुल सही बताया। बाकी समझे? चलिए देखिए, यस। अब चलते हैं हम लोग एनोड पोल पे। ये तो कैथोड पोल का कहानी हो गया, क्या होगा। अब एनोड पोल का समझते हैं। देखिए एनोड पोल पे, एनोड पोल पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो यहां से कहेंगे the species with lower E naught is stronger reducing agent, so it is preferred and deposited at anode pole. प्रीफर्ड होगा और डिपोजिटेड होगा कहां पे? एनोड पोल पे। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब देखिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या लिखे हैं? द के बाद? हाँ बोलिए सर द के बाद क्या लिखे हैं? ये the species with lower E naught is a stronger reducing agent, so it is preferred and deposited at anode pole. Deposited at anode pole. लिख लिया है कोई? आगे बताएं इसमें। यस सर। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैथोड पोल पे नहीं पड़ता है, एनोड पोल पे पड़ता है। मतलब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में हम लोग याद रखेंगे नो इफेक्ट एट कैथोड पोल। कैथोड पोल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहां प्रभाव पड़ेगा? एनोड पोल पे। बट प्रोडक्ट ऑफ electrolysis affected by concentration at anode pole. Anode pole पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लोअर ई नॉट प्रीफर्ड होगा। ध्यान रखिएगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन species with lower E naught preferred, or for concentrated solution के लिए species with higher E naught preferred। ये हो गया कंसंट्रेशन का इफेक्ट एनोड पोल पे। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए स्पेसिस विद लोअर ई नॉट प्रीफर्ड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए स्पेसिस विद हायर ई नॉट प्रीफर्ड। अब कंफ्यूजन है तो बात कर सकते हैं। कैथोड पोल पे नो इफेक्ट, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन एट एनोड पोल। कैसे? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लोअर ई नॉट जो ऊपर हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए हायर ई नॉट प्रीफर्ड होगा और डिपॉजिट होगा। ये समझ गए? यस सर। सिमरन पूछ रहे हैं कुछ? नो सर, समझ गए। निखिल, समझ गए सर। आदर्श पूछ रहे हैं कुछ? यस सर, समझ गए। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको देखिए इसमें ये पॉइंट याद रखना है। आपको जैसे इक्वेशन दे दिया, 4 इक्वेशन दे दिया, 5 दे दिया, कितना भी दे दिया, आप याद रखिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एनोड पोल पे लोअर ई नॉट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए हायर ई नॉट, और कैथोड पोल
कैथोड पोल पे हमेशा हायर ई नॉट, हमेशा उसको कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, कैथोड पोल पे एनोड पोल को लेना देना है। तो आगे अब चलिए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। देखिए बैटरी के बारे में combination of cell is called battery। combination of cell को बैटरी बोलते हैं। अब सेल कैसा? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल which convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए इसमें दो घटना होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में क्या होगा? केमिकल एनर्जी जो स्टोर है बैटरी में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। डिस्चार्जिंग केमिकल एनर्जी stored in battery is converted into electrical energy। चार्जिंग, चार्जिंग उल्टा होगा डिस्चार्जिंग का। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इन बैटरी। और बैटरी में स्टोर होगा। तो दो तरह का, ये तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हुआ। हाँ एक बात और यहाँ पे, जो डिस्चार्जिंग में रिएक्शन होगा उसका अपोजिट होगा चार्जिंग में। जैसे जो रिएक्शन डिस्चार्जिंग में होगा उसका अपोजिट हो जाएगा किसमें? चार्जिंग में। बात समझ रहे हैं? जो केमिकल रिएक्शन चार्जिंग में होगा उसका अपोजिट होगा डिस्चार्जिंग में। मतलब आगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, the chemical reaction which takes place in charging is reversed in case of discharging। जो चार्जिंग में होता है उसका रिवर्स होगा डिस्चार्जिंग में। मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक दूसरे का रिवर्स है। मतलब जो रिएक्शन चार्जिंग में होगा उसको अपोजिट कर दो तो डिस्चार्जिंग में। आई बात समझ में? यस सर। अब बैटरी तीन तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी किसको बोलते हैं? तो जिसमें सिर्फ डिस्चार्जिंग हो और हम दोबारा चार्ज नहीं कर सके तो प्राइमरी। जिसमें दोनों हो, चार्जिंग भी और डिस्चार्जिंग भी, वो सेकेंडरी। और तीसरा केस है फ्यूल सेल, जो एक स्पेशल केस है गैल्वेनिक सेल का, जिसमें कंबशन ऑफ फ्यूल की वजह से जो एनर्जी जनरेट होता है,
कंबशन ऑफ फ्यूल की वजह से जो एनर्जी जनरेट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, बैटरी 3 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी किसको बोलेंगे? जिसमें आपको सिर्फ डिस्चार्जिंग हो, चार्जिंग नहीं हो। तो ये बताइए कि आप जो बाजार से रिमोट के लिए बैटरी लाते हैं वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी। हाँ प्राइमरी है, लेकिन मोबाइल का बैटरी सेकेंडरी। हाँ, क्योंकि इन्वर्टर का बैटरी सेकेंडरी। बिल्कुल। आप उसको चार्ज और डिस्चार्ज दोनों देखते हैं। अभी जैसे मान लो ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल क्या अभी किस मोड में है, चार्जिंग की डिस्चार्जिंग? डिस्चार्जिंग। बिल्कुल। द प्राइमरी बैटरी का मतलब हुआ जिसमें सिर्फ डिस्चार्जिंग हो और चार्जिंग नहीं हो सके। तो देखिए अब टाइप ऑफ बैटरी में पहला केस, प्राइमरी बैटरी, in which only discharging takes place and it never again charge, और दोबारा हम इसको चार्ज नहीं कर सके। मतलब इसमें सिर्फ डिस्चार्जिंग हो, दोबारा हम इसको चार्ज नहीं कर सके, उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी बैटरी। इसका 2 एग्जांपल है, ड्राई सेल, इसका एग्जांपल आपको 2 पढ़ना है, एक ड्राई सेल और दूसरा जो है मरकरी सेल। आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी किताब से एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेल रिएक्शन, ये 4 चीज देख करके लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी किताब है ना? यस सर। एनोड, कैथोड, जैसे ड्राई, जब एग्जांपल देखोगे ना, यदि किताब सामने में है तो ये आराम से लिख सकते हो। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है और सेल रिएक्शन क्या होता है, ये 4 चीज। इसका भी लिख लो, इसका भी, इसका भी, इसका भी, दोनों का, और दोनों का सेल रिएक्शन, इतना खुद से लिख लेना। सेकेंडरी बैटरी क्या होता है? जिसमें दोनों, इन विच बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस। इसका भी 2 एग्जांपल है, एक लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा निकेल कैडमियम बैटरी। निकेल कैडमियम बैटरी, तो इसमें भी सेम एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेल रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप देख करके दोनों लिख करके याद कर लीजिएगा कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है और सेल रिएक्शन क्या होता है। बात समझ गए? लिख लीजिएगा ना? हाँ सर। एनसीईआरटी किताब में देखिएगा, आपको एक बार पढ़िएगा तो आराम से उसको लिखते चले जाइएगा। और अंतिम जो है फ्यूल सेल। आप बोलिए आदर्श। तो बोल रहे थे जैसे जो बैटरी हम लोग दुकान से खरीद के लाते ड्राई सेल वाला,
क्या सर क्या? उसको चार्ज, जो सर ड्राई सेल हम लोग लेके आते हैं हाँ, सर, उसको भी तो चार्ज किया जा सकता है ना जब उसका बैटरी खत्म हो जाता है तो। तो नहीं, लेकिन रिवर्स नहीं ना होगा, आप चार्ज कीजिएगा वो काम थोड़ी करेगा। सर एक जैसे आता नहीं है, एक बैटरी टाइप का रहता है, उससे चार्ज हो तो जाता है वो वो वाला इसमें सेल। आ गया, ये हो गया निकल कैडमियम, एक छोटा वाला जो आप चार्जेबल बैटरी की बात कर रहे हैं ना, यस सर यस। वो जो ये रिमोट है में लगता निकल कैडमियम है। और इन्वर्टर वाला ये हो गया। अब मोबाइल पे जो है वो लिथियम बैटरी लगता है, हाँ वो तो जानते हैं सर, देखिए। तो वो अलग, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। आप जो वो चार्जेबल बैटरी की बात कर रहे हैं ना, जो कैमरा वगैरह में लगता था पहले, यस सर। डिजिटल कैमरा वगैरह में लगता है, मतलब वो भी ड्राई सेल की तरह ही होता है, वो ये हुआ निकल कैडमियम। ओके सर। अब अंतिम जो इसका केस है वो है फ्यूल सेल। लास्ट जो केस है इसका वो है फ्यूल सेल। ये एक स्पेशल केस का गैल्वेनिक सेल है। इट इज a special case of galvanic cell. In this case, chemical energy produced by conversion of fuel convert into electrical energy. In this case, chemical energy produced by combustion of fuel convert into electrical energy. कंबसन ऑफ फ्यूल की वजह से जो आपको केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एटसेट्रा यूज्ड एज फ्यूल। हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये सब का इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं। अब इसमें आप एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल होगा एनसीईआरटी में एग्जांपल में, उसको देख करके लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का एग्जांपल एनसीईआरटी किताब से, कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है ये सब टॉपिक। और क्लोजन होगा लास्ट में, तो ये क्लोजन के बारे में तो आप पहले से भी जानते हैं। मेटल सरफेस का डिके होना क्लोजन कहलाता है। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं ये भी आप जानते हैं। तो ये सब लिखाने की जरूरत है क्या? रस्टिंग वगैरह ये सब प्रिवेंशन हो जाएगा सर। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। ये जो क्लोजन हम बोल रहे हैं चाहे रस्टिंग, आप एक बार देख करके खुद भी उसको कर सकते हैं। तो अब ऐसा कीजिए, इस पूरे चैप्टर में शुरू से एक बार थ्रूली देखिए और पूछिए शुरू से, फर्स्ट टॉपिक से। और इसमें सिमरन ये सब लिखाने की जरूरत नहीं ना है? नो सर, लिख लेंगे। आदर्श लिख लोगे? हाँ, अब ऐसे भी देखो ये कुछ खास इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये खुद भी अपना उसको देख करके लिख सकते हो। तो अब ऐसा करो, पहले टॉपिक से इस चैप्टर को चेक करना शुरू करो और पूछो। एक एक करके पहला टॉपिक से शुरू करो, कॉपी देखो और पूछो। सर हाँ, सर सॉल्ट ब्रिज में आप एक पॉइंट लिखवाए थे कि प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, सर इसका हाँ। मतलब क्या होगा? देखो
एक इलेक्ट्रोलाइट इधर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इधर और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट कितने इलेक्ट्रोलाइट? 3 हाँ बोलो कितना इलेक्ट्रोलाइट हुआ? से 3 3 हुआ। 1 2 3। एक सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट, ये तीनों जो मीटिंग पॉइंट है तीनों का जंक्शन कहलाएगा। हाँ सर। और इसी को प्रिवेंट करता है। सर उससे क्या होगा, मतलब अगर जंक्शन होगा तो? और जैसे ये अब थोड़ा सा देखो फिजिक्स में चला जाता है ये पॉइंट, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टर्ब हो सकता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप मान लो कि 3 मान लो कि जहां पे मिल रहा है वायर, तो निश्चित तौर पे क्या मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस राइज होगा? नहीं। तो उसको ये रोक के रखता है, मतलब ये डेवलप नहीं होने देता है। अगला बोलिए। रेंडमली यदि कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर रिवाइज करके पूछिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इस चैप्टर को। और आज का ऑर्गेनिक का क्लास मिस नहीं कीजिएगा। आज 12th का हैलो अल्केन जो आपको नेमिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी का पूरा सवाल बताएंगे। तो रात में रहेगा क्लास, जैसे पिछले सैटरडे संडे को था वैसे ही रहेगा। ओके सर। आदर्श कुछ पूछ रहे हैं रेंडमली इस चैप्टर में? नहीं सर, रिवाइज करके एक बार बताइए। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेना। सिमरन? सर हम भी रिवाइज करके पूछते हैं। तो ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ट्यूसडे को टाइम देंगे इस चैप्टर पे। आपको जहां जहां दिक्कत है पहले टॉपिक पूछ लीजिएगा, तो तभी फिर आगे नया शुरू करेंगे। समझ गए? तो इसको कंप्लीट लेकिन कर लीजिएगा खुद से। ओके तो आज सर। रात में ऑर्गेनिक जो है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो और एनसीईआरटी सेकंड पार्ट लेकर के बैठिएगा। निखिल पढ़ लिए? यस सर।